आपका नाम क्या है? तान्या। हम इस समय सचिन डेढ़ा जी के फिजियोथेरेपी सेंटर में हैं। मयूर विहार फेज 3 स्थित यह मयूर फिजियोथेरेपी सेंटर इकलौता है और यहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों पुरुष और महिलाएं आकर के अपना शारीरिक कष्ट का निवारण करते हैं। आइए पहले इनका सेंटर को देखते हैं। पेटीएम करेगा ना। लगभग 10 बेड वाले इस फिजियोथेरेपी सेंटर में हर समय मरीजों की भीड़ बनी रहती है। डॉक्टर साहब कहाँ पर मिलेंगे? अंदर क्लिनिक है। ओके, तो ये इनका सिटिंग हॉल है। नमस्कार डॉक्टर साहब। आप हैं सचिन डेढ़ा जी, जो पिछले 1 दशक से मयूर विहार फेज 3 में अपना फिजियोथेरेपी सेंटर चला रहे हैं। और सही बात है कि आसपास के करीब 10 किलोमीटर के दायरे में इकलौता ये फिजियोथेरेपी सेंटर है, जहाँ पर हम आज इनसे बात करते हैं कि आज के जीवन में फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है। डॉक्टर साहब, आज से 10-15 साल पहले फिजियोथेरेपी का उतना महत्व नहीं था जितना आज है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली लोगों में अवेयरनेस उतनी थी नहीं, और 10 साल पहले फिजियोथेरेपी का रोल लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था। अगर हमें कोई भी फंक्शन के मूवमेंट हमें रिगेन करने हो, या बेसिकली फिजियोथेरेपी के 2 ही प्रिंसिपल्स होते हैं, तो रिस्टोरेशन और मूवमेंट फंक्शन। पहले लोग आप उतने बीमार एक्चुअली होते भी नहीं थे। अब पोल्यूशन हो गया, खान पान हो गया, सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर हम सोचें कि सिर्फ मेडिसिन से सारी चीज़ें ठीक हो सकें, तो सिर्फ मेडिसिन से सारी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। हमें एक्सरसाइज भी करनी होती है, और हमें ये भौतिक चिकित्सा उसको बोलते हैं, तो भौतिक चिकित्सा के द्वारा भी हमें लोगों को ठीक किया जा सकता है। और बेसिकली हमें बस ये लगता है कि हम काम करने जाते हैं और सिर्फ आ जाते हैं और सिर्फ नॉर्मल अपना सो जाते हैं। ये रूटीन करते करते हमारी बॉडी में क्या नुकसान हो जाते हैं हमें पता ही नहीं है। तो बहुत फ़ायदा है आप फिजियोथेरेपी का। मोस्टली डॉक्टर्स होते हैं, MBBS होते हैं, वो अब फिजियोथेरेपी को अपनी दवाई के साथ साथ फिजियोथेरेपी को भी वो पेशेंट को बोलते हैं कि आप फिजियोथेरेपी भी कराइए। नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गया, तो लोगों को लगता है कि सिर्फ 8 घंटे बैठने से हमें पेन कैसे हो गया। 8 घंटे बैठने से भी हमें पेन हो जाता है। पूरा बॉडी का वेट हमारे मसल्स पे, ग्लूट मसल्स पे पड़ता है, तो बैक पेन आराम से हो जाता है। तो अगर हम सिर्फ दवाई खाएं तो दवाई से हमें कैल्शियम मिल सकता है, नर्व हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है, पर मसल्स में पावर नहीं भरी जा सकती। तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज ही करानी होती है, फिजियोथेरेपी ही करानी होती है। आप फिजियोथेरेपी के प्रति आकृष्ट कैसे हुए? फिजियोथेरेपी के प्रति पहले मैं स्पोर्ट्स वगैरह देखता था, तो उसमें मैं ऑन फील्ड देखता था। फिजियोथेरेपी जो काम दवाई लेने के बाद 6 घंटे में होता था, फिजियोथेरेपी वो आइस फोमेंटेशन और हॉट फोमेंटेशन से तो 4-4 मिनट में काम वो कर देते थे। वो दूसरा क्या है कि उसका कोई नुकसान वगैरह भी नहीं होता है वो। तो पहले क्रिकेट वगैरह देखते थे या बास्केटबॉल वगैरह देखता था, तो उसमें वो देखता था कि फिजियोथेरेपी में कितनी जल्दी वो ऑन फील्ड आके सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। तो वहाँ से मेरे को लगा कि फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट बनने के पहले आपने होमवर्क क्या किया, और बनने के बाद अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए क्या किया? देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट बनने से पहले तो बस मैं ये सोचता था कि इतना कंपटीशन है, बड़े टफ सारी चीज़ें हैं। पर जब फिजियोथेरेपिस्ट बन गया तो बस अपना मेहनत की, और काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी होती चली गई। जब यहाँ पे हम लोग आए थे मयूर विहार फेज 3 में, तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े थेरेपिस्ट हैं, कोई 18 साल से, कोई 20 साल से। तो हमने ट्राई किया, तो उनके पेशेंट भी हमारे पास ही आ जाते हैं। तो बस मेहनत करें और पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सके, उसी चीज़ पर चलते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। फिजियोथेरेपी आज इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? फिजियोथेरेपी मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक तो योगा और एक फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, हम लोग बस ये सोचते हैं कि सिर्फ अगर हमें दर्द हो गया तो हमने दर्द की दवाई खा ली और हमको 6 घंटे तक आराम रह जाएगा। और बेसिकली आराम नहीं हुआ, टेम्परेरी रिलीफ हो गया।
तो अगर हमें 100% आराम चाहिए तो हमें उसके लिए फिजियोथेरेपी ही करानी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मसल्स होती हैं, हमारे पास जो मशीनें होती हैं वो हम पर्टिकुलर मसल्स पे लगाते हैं और उसको 100% उसको आराम देने में काम करते हैं। मेडिसिन तो हमने कहा वो ब्रेन से धीरे धीरे करके रिलीज होती है, तो तब जाके वो आराम देती है। वो भी सिर्फ टेम्परेरी 6 घंटे देगी, 8 घंटे देगी, या हो सकता है कि 3-4 दिन के लिए दें, रिकरेंट पेन हो जाए। बट फिजियोथेरेपी जो होती है वो एक बार में काम करती है और 100% तरीके से काम करती है एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट। आज के आधुनिक जनजीवन में, महानगरीय जनजीवन भागदौड़ में आदमी इतना बीमार क्यों पड़ रहा है? आखिर उसको इतने फिजियोथेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए होता क्या कि अभी मैंने आपको बताया था, मैं बैठा हूँ, मैं बैठ के कंप्यूटर चला रहा हूँ, मेरी नेक फॉरवर्ड बैंड हो गई है, शोल्डर कम्प्लीटली इंगेज हो गए हैं और मैं थोड़ा आगे झुक के बैठता हूँ तो पूरा बॉडी का वेट हमारे बैक पे आ जाता है। और मैं 8 से 10 घंटे, एमएनसी कंपनियाँ होती हैं, प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे अपने एम्प्लॉय से काम कराती हैं। तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ओवर द ईयर हमें पता नहीं चलता कि कब हमें बैक पेन हो गया। मतलब सोचते हैं हम तो कुछ ऐसा काम भी नहीं करते कि बैक पेन की कुछ वजह हो, ना तो हम कुछ झुक के वजन उठाते हैं, ना हम कुछ हैं। तो इन सब कारण की वजह से बैक पेन हमें हो जाता है। और बैक पेन होने की वजह से हम लोग ये सोचते हैं कि इसका कारण क्या है। बस कारण सीधा सीधा है कि हम लोग बैठे रहे, हमने अपने आप को कुछ एक्सरसाइज की नहीं। सुबह उठते के साथ ही हमें ऑफिस भागने की जल्दी लगी रहती है, 8 घंटे वहाँ पे काम करने पर बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है क्योंकि हमारे हार्मोन्स इतने एक्टिव हो नहीं पाते हैं शाम तक। बॉडी एग्जॉस्ट होने के बाद हम लोग घर तक आते हैं, तो आते हमें खाना खा के या न्यूज़ वगैरह देख हम लोग सो जाते हैं। तो हमारे लिए जो एक्सरसाइज का टाइम था वो तो हमें मिला ही नहीं। या तो हम यहाँ से बाइक से चले गए या हम गाड़ी में चले गए, तो जो हमें पूरे दिन के 2000 स्टेप चलने चाहिए हम वो भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट जो 2 से 2.5 हज़ार हमें कैलोरी चाहिए, हम उससे कैलोरी तो ज़्यादा ले रहे हैं पर उसमें बर्न नहीं कर रहे। कंपनी होती है वहाँ पे आफ्टरनून में समोसे चलते हैं, हमारा काम बैठे रहने का है, हमने समोसे खा लिया है, हमने चाय ले ली, 250 कैलोरी हमने ले ली, पर बर्न हमारी कैलोरी हो नहीं रही है। वेट बढ़ता जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं, बैक पे पूरा का पूरा प्रेशर आता है और यही कारण है। आपके पास आने वाले मरीजों को जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा शिकायतें किस तरह के मरीज आए या कौन हाल रहे हैं? सबसे ज़्यादा शिकायतें बैक पेन, नेक पेन और शोल्डर। हमारे पास जो मेनली केसेस आते हैं, और अब तो 12-12 साल के बच्चे हमारे पास आती हैं जिनको बैक पेन होता है, 18-18 साल के लड़के आते हैं जिनको बैक पेन होता है। वो इवन अपने एग्ज़ाम तक नहीं दे पाते हैं, अपनी कोचिंग में बैठ के काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें हर 2-2, 3-3 मिनट में एकदम सीधे होना पड़ता है पेन की वजह से ही। तो खान पान, दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज, तीसरा स्कूल से बच्चे आते के साथ ही फ़ोन पर लग जाना, तो सिस्टम बस ये सारा का सारा हो गया। अच्छा डॉक्टर सचिन, ये बताइए कि एज ए डॉक्टर आप आने वाले हर मरीज़ को, चाहे वो आपके यहाँ इलाज करा रहा हो या नहीं करा रहा हो, लेकिन आज के यंग जनरेशन को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको इसकी ज़रूरत ना पड़े तो वो क्या करें? देखिए, एक तो हमें ये मेरा फ़ोन है, मैं अपना फ़ोन ऐसा करके नहीं चला सकता, तो मुझे अपना फ़ोन ऐसे करके ही चलाना होता है। मैं व्हाट्सअप चला रहा हूँ या मैं कोई रील्स देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसे चलाना होता है। मेरी छोटी सी नेक है, उसको इतना बड़ा हेड संभाल के रखना पड़ता है, वो भी फॉरवर्ड बैंडिंग में, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे। तो छोटी सी नेक पे पूरा प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे करके यही ओवर द ईयर वो बल्जिंग होता चला जाता है वो। तो एक तो अगर हमें फ़ोन चलाएं तो हम कोशिश करें कि बिल्कुल आई के सामने चाहे 18 से 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को चलाएं। दूसरा, अगर मेरा सिटिंग वर्क है तो मैं हर आधे घंटे में 2 मिनट के लिए उठता हूँ। जैसे हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि हर 30 मिनट में 20 सेकंड का रेस्ट आप जरूर लीजिए। दूसरा, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी बॉडी के ऊपर हफ्ते में आधे घंटे खर्च कर सकें, तो मेरे हिसाब से ये बड़ी गलत बात है। आप अपनी बॉडी से काम कराते हैं, आप अपनी बॉडी से पैसा कमाते हैं, 8 और 10-10 घंटे अपनी बॉडी को इतना एग्जॉस्ट करते हैं, उस हिसाब का सप्लीमेंट आप, न्यूट्रिशन आप ले नहीं पाते हैं और बाहर कुछ भी मिल जाता है, अपने दोस्तों के साथ आप समोसे खा लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं। एक समोसे में 250 कैलोरीज होती है। अगर मैं ट्रेडमिल पर मात्र 15 मिनट दौड़ूँ तो मैं अपनी 54 कैलोरी मुश्किल से बर्न कर पाता हूँ। तो समोसे के बदले मेरे को 1 घंटे कैलोरी बर्न करनी होती है। अगर आप एक्सरसाइज ना करें तो आप ऐसा खाए भी ना, अगर आप ऐसा खा रहे हैं तो कम से कम उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो यही है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं है आपको उस कंपनी में काम करने का। अगर आप काम करते हैं तो आधे घंटे, पौन घंटे अपने लिए डेली का निकालें। अगर आप नहीं भी निकाल पा रहे तो एटलीस्ट कम से कम 2 से 2.5 हज़ार वॉक जरूर करें। अगर आप वॉक भी नहीं कर सकते तो एक जगह खड़े होकर आपको टाइम नहीं है, कंपनी में आप कुछ भी हैं तो धीरे धीरे अपना स्टेप अपना उठाते रहें, नॉर्मल अपना सारी एक्सरसाइज करते रहें, पूरा ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करते रहें, शोल्डर वाला एक्सरसाइज करते रहें। हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं 2-2, 2.5 मिनट अगर हम टोटल जॉइंट्स को देते तो हम काफ़ी सारी बीमारी से बच सकते हैं। एटलीस्ट नेक पेन और बैक पेन से तो बचा ही जा सकता है। आज के भागम भाग की दौड़ में आने वाले लोग आपकी बातों को कितना मानते हैं? देखिए,
भागदौड़ वाली जो लाइफ है, इंसान सबको पता है कि हमारे को फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, सबको पता है कि हमें मोमोज समोसा नहीं खाने, पर लोग बाग यूथ मानने को तैयार नहीं है। वो तब मानता है जब उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो तब मानता है जब उसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो तब मानता है जब उसको गाउट आर्थराइटिस हो जाता है, वो तब मानता है जब वो शुगर के आसपास आ जाता है। बाकी जब लोगों को सबको सब कुछ पता है उसके बाद भी नहीं मानते हैं। न्यूज़ में भी आता है, सुबह सुबह बाबा रामदेव जी भी आते हैं, बहुत सारे चैनल्स पे ऐसे आते हैं, पार्क में लोग बाग योगा करते हैं, सबको मोटिवेट भी करते हैं, पर लोग बाग जब तक मानती नहीं, जब तक उनको कुछ हो नहीं जाता। तो बस यही है कि अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आप खाइए, आप बाहर का खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ हफ्ते में एक बार खाइए, और जिस दिन खा रहे हैं आप उस दिन 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, या जिस दिन खा रहे हैं उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप थोड़ा सा अच्छा वर्कआउट कर लीजिए, या आप ज़्यादा कुछ नहीं, आधे पौन घंटे आप वॉक कर लीजिए, पर डेली मत खाइए। आपने पानी का के बारे में बताया, क्या गर्म पानी पीना भी बहुत हद तक रोग को बचा सकता है? गर्म पानी पीना बहुत हद तक रोगों को बचा सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं, गर्म पानी से थोड़ी सी हमारी इम्यूनिटी अप डाउन भी होती है, तो गर्म पानी भी पी सकते हैं। बाकी फैट कटर का काम भी गर्म पानी कर सकता है, गर्म पानी पीना भी चाहिए, पर पानी हमें पीना चाहिए 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, ना कि सिर्फ गर्मियों में, सिर्फ सर्दियों में भी। हमारी बॉडी को पानी की, मेरे ख्याल से हमारी बॉडी के लिए पानी से अच्छा अमृत कुछ हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब आपके पास कोई मरीज आता है तो अमूमन वो रिलीफ होने में उसको कितना समय लगता है, और आप उस प्रक्रिया को कितना लंबा तक खींचते हैं? डिपेंड करता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसने अपनी प्रॉब्लम को कितना बढ़ाया है। लोगों को नेक पेन होता है तो वो घर में ही कोशिश करते हैं कि मैं दवाई खा लूँ या नहीं खा लूँ, वो धीरे धीरे करके अपनी प्रॉब्लम को उतना ज़्यादा बढ़ा लेता है कि जहाँ दर्द चलके उसके गर्दन से, शोल्डर से पूरा नीचे तक आ जाता है। क्योंकि जब नीचे तक आ गए तो किसी को 3 हफ्ते लग जाते हैं, किसी को 4 हफ्ते लग जाते हैं। अगर मुझे आज नेक पेन हुआ, मैंने 2-3 दिन घर में ट्राई किया, नहीं हुआ, तो डेफिनेटली विल गो फॉर अ डॉक्टर। आप 3 या 4 दिन में मेरे पास आते हैं तो आप 3 दिन में ठीक हो सकते हैं अगर स्टार्टिंग है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा लेते हैं अच्छा खासा तो 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। और मैंने जनरली देखा कि कोई 1 या 2 अगर दिन में किसी को पेन हो तो कोई डॉक्टर के पास आता नहीं है, वो कोशिश करता है कि वो अपना सेटल डाउन हो जाए। कई लोगों का हो भी जाता है, कई लोगों का नहीं होता। जिन लोगों का नहीं होता तो वो लोग थोड़ा लेट से आते हैं, उनको लेट टाइम लग जाता है। जो 3-4 दिन के अंदर आ जाते हैं वो 2 दिन में ठीक हो सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ तो वो लगातार आने वाले मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए वो डिपेंड करता है, जैसे लेडीज़ आती हैं, आप लेडीज़ को कितना भी समझा दीजिए, उनको आप बोलो कि आपको ये काम नहीं करना है, वो 2 दिन काम नहीं करेंगे, 3 दिन काम नहीं करेंगे, और जैसे उनको आना पड़ेगा उनको सारे के सारे घर के काम याद आ जाते हैं। तो हम उनको कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर घर का काम लेडी नहीं करेगी तो घर का काम करेगा कौन। बट लेडी को भी इतना पता होना चाहिए कि अगर झुक के वजन उठाने से मेरे को बैक पेन होता है तो मैं इसको कुछ अल्टरनेट करूँ। आप ये बताएं कि पुरुषों और महिलाओं के शरीर में बनावट में सबसे ज़्यादा मरीज आते कि कौन है, महिलाएं या पुरुष? अगर मैं बोलूँ 10 में से 7 लेडीज़ आती हैं और मात्र 3 ही आदमी आप आते हैं, तो लेडीज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। क्योंकि जैसे आप सुबह उठे, आपने बच्चों को स्कूल भेजना है, आपने अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, आप तो आप सारे उस काम में लगे थे, आपको टाइम मिला, आपने खाना खाया तो आप तो नॉर्मल सो गए, आपने टीवी देखा, शाम में आपने फिर से आपको घर का काम की तैयारी करनी होती है, तो या बच्चे वगैरह को लाना होता है, ट्यूशन लेके जाना होता है, तो अपने लिए लेडीज़ टाइम नहीं निकाल भी पाती है, तो सुबह आधे घंटे मुश्किल से निकाल पाती है, वो भी बहुत रेयर होती हैं। वो निकाल पाती है जिनके पास टाइम हो, जिनके घर में काम करने के लिए कोई ना कोई आया वगैरह आती हो, बाकी हर कोई टाइम नहीं निकाल पाता। और यही प्रॉब्लम ओवर द ईयर उनको नसा उनकी काफ़ी वीक कर देती हैं, ओबेस वो होती चली जाती हैं, डायबिटीज़ के उसमें आ जाती हैं। तो लेडीज़ में प्रॉब्लम हर किसी चीज़ देखी जाती है, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे वो नेक पेन हो, सर्वाइकल हो, बैक पेन हो, सैटिका हो, एंकल पेन हो, नी पेन हो। कंपैरेटिवली आदमियों से औरतें जल्दी बीमार होती हैं, और हमारे पास भी लेडीज़ ही ज़्यादा आती हैं। तो आने वाले मरीजों के बारे में आप लास्ट में क्या सजेशन देना चाहेंगे, अस्थाई उपाय या अस्थाई निदान के लिए? देखिए सीधी बात है कि खाने में कोई बुराई नहीं है, आप खाइए। आप हफ्ते में एक बार लेडीज़ को गोलगप्पे पसंद होते हैं, हम मना नहीं करते हैं, आप खाइए, पर उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास कीजिए। अगर आप कहीं पार्टी में, किसी शादी में आपने खा लिया, तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर आप आधे घंटे की वॉक करते हैं तो आप 1 घंटे की वॉक कर दो। अगर आप 1 घंटे की डेली वॉक करते हैं तो एक पैटर्न में वॉक ना करें, आप कभी तेज चलिए, कभी स्लो चलिए, अपनी बॉडी को यूज टू मत होने दीजिए। अगर आप वॉक करने का तरीका होता है कि अगर आप डेली 1 घंटे वॉक करते हैं तो किसी दिन 45 मिनट वॉक कीजिए, किसी दिन 1.25 घंटे वॉक कीजिए, किसी दिन पूरा ब्रिस्क वॉक कीजिए। तो मतलब आपका मानना है कि योग और जो एक्सरसाइज बहुत हद तक मनुष्य को राहत में रख सकता है? बिल्कुल, बहुत हद तक तो वो राहत में लग सकता है, पर इतना टाइम भी तो लोग बागों को निकाले ना। उन्हें लगता है कि जब तक मैं बीमार नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन महानगर के अलावा अब तो गाँवों में भी, छोटे छोटे शहरों के भी लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है।
मैं गांव की लाइफ बहुत अच्छी मानता हूँ। गांव में लोग बाग खेत में जाते हैं, काम करते हैं, चीज़ें खेतों वगैरह करते हैं, तो अपने शोल्डर का मूवमेंट करते हैं, एक एक घंटे 2-2 घंटे करते हैं। कुछ उन्हें काटना हो तो उनके रिस्क चलना है, और घर से लेके घर से लेके खेत, खेत से लेके घर तक काफ़ी डिस्टेंस होता है। अगर उन्होंने 2 चक्कर भी लगा दिए तो भी उनका चलना अच्छा खासा हो जाता है। फिर दूसरा, कम से कम पोल्यूशन गाँव में इतना ज़्यादा नहीं है कंपेरेटिवली दिल्ली NCR महानगर के मुकाबले। बाकी खाना भी उनको सब अपना खेती का अपना नेचुरली मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि बीमारी गांव में नहीं है, पर महानगरों के मुकाबले गांव में कम बीमारी है। अच्छा, लास्ट में डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने लगभग 10 साल से आप ये पूरा काम कर रहे हैं। अब इतने मरीजों के अनुभव, रिसर्च, मरीजों की स्थिति को देखने के बाद आने वाले समय में अपने कार्य प्रणाली में, अपने सेंटर में और ऐसा क्या नया लाना चाहते हैं या अपने में जो औरों से अलग भी हो और बेहतर भी हो? देखिए, सीधी बात है कि अलग लाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, पेशेंट को मोटिवेट भी किया जा सकता है। पेशेंट मोटिवेट भी हो जाता है, वो 2 या 4 दिन तक चल पाता है और फिर से उसका डाउन हो जाता है। बाकी फिजियोथेरेपी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली भी हैं आजकल, जैसे कपिंग चल गई है, नीडलिंग चल गई है। लोगों को सिर्फ ये पता है कि थेरेपी में हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, सिर्फ मशीन लगाते हैं। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। नीडलिंग ऐसी एक अच्छी प्रणाली है जो कई लोगों को मशीनों से डर लगता है, तो नीडलिंग से उनको बहुत अच्छा आराम दिया जा सकता है। ये मतलब आधुनिक तकनीक है। ये आधुनिक तकनीक है। वैसे कभी फिजियोथेरेपी कोई पुराना नहीं है। फिजियोथेरेपी से 15-20 साल में हम फिजियोथेरेपी को आधुनिक ही मानते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में दवाई चलती है पर फिजियोथेरेपी नहीं चलती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में फिजियोथेरेपी नहीं चलती है तो हम उसको आधुनिक ही मानते हैं। बाकी गाँव में भी आना उसको बाकी अभी है, गाँव तक आ जाएगा तो फिर वो आधुनिक रह नहीं पाएगा। बाकी फिजियोथेरेपी में नीडलिंग हो गई, कपिंग हो गई, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक आ चुकी है, मूल्यवान टेक्निक आ चुकी है, कायरोप्रैक्टिक आ चुकी है, जिससे हम बहुत जल्दी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। मैंने रहन सहन और खान पान पर अगर आदमी नियंत्रण रखे तो बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है। नहीं, अगर आप रहन सहन पे भी ध्यान रखें, आप खान पीन पे भी ध्यान रखें, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने दिमाग को कैसे स्वस्थ रखते हैं। आजकल एक सिस्टम चल गया है कि अगर वो चीज़ ऐसे होती है तो मैं चीज़ ऐसे क्यों नहीं करता हूँ। तो लोग बागों को सिर्फ दूसरे को देख के कॉपी करना होता है। अगर उसे लगता है हाँ वो एक्सरसाइज करते तो मैं भी एक्सरसाइज करूँ, उसे देख के आपको एक्सरसाइज क्यों करना होता है? आपको खुद भी तो एक्सरसाइज करना होता है। सबका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर आप कोई इंसान अच्छे से खाता है उसका तब भी वेट नहीं बढ़ता, किसी इंसान को हवा पानी भी वेट बढ़ा देती है। तो दूसरों को ना देख के आप एक्सरसाइज कीजिए। आप अपने लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। हमारे पास लड़कियाँ आती हैं 18-18, 19-19 साल की, उनका वेट 85-85 होता है। जो प्रेगनेंसी के बाद लोगों का वेट बढ़ता है, लेडीज़ का वेट बढ़ता है, वो 18-18 साल की एज में वेट बढ़ता है। बोलते हैं डॉक्टर साहब हमको वेट कम कैसे, हम अपना वेट कम कैसे करें? आपने ध्यान तब क्यों नहीं दिया जब धीरे धीरे आपके कपड़े टाइट होते जा रहे थे। ऐसे नहीं कि आपका 10 किलो वेट 1 साल बढ़ गया। 10 किलो वेट बढ़ने के लिए कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल से लेकर 1.5 साल का टाइम चाहिए होता है। जब आपके धीरे धीरे कपड़े टाइट होते जा रहे थे तब आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? जब आपने ध्यान तब दिया जब आपको दूसरे लोग टोकना स्टार्ट कर दें कि हाँ आप तो फैलते जा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो। तो दूसरे लोगों को सोच के हमें क्यों करना? वजन बढ़ना भी एक आज बड़ी समस्या हो गई है सर। एक्चुअली वजन बढ़ना मेरे ख्याल से दिल्ली NCR में तो बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि हर आपके टी पॉइंट पे आपको मोमोज मिल जाते हैं, हर टी पॉइंट पे आपको फास्ट फूड मिल जाते हैं। तो हम लोग अगर सोचना भी चाहें चलो यार आज खा लेते हैं आगे से छोड़ देंगे, आज खा लेते हैं आगे से छोड़ देंगे। अब हमने आज खा तो लिया, ठीक है, हम आगे छोड़ भी देंगे, पर जो हमने खा लिया हमने उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या मेहनत करी है? मतलब आप मानते हैं कि लोग अपनी लापरवाही से भी काफ़ी हद तक इसके चपेट में आ रहे हैं। 90% लोग अपनी लापरवाही से ही मोटापे का शिकार होते हैं, अपनी लापरवाही से ही। देखिए शुगर आजकल मतलब लगभग 10 में से 1 इंसान के आसपास भटकती रहती है, चाहे वो होने वाली हो चाहे प्री डायबिटिक हो, तो रहती है वो। शुगर होने के बाद भी इंसान को वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, वो मीठा उसको छोड़ना पड़ता है, बाहर का खाना छोड़ना पड़ता है। तो आप ये काम पहले कर लीजिए ताकि आपको शुगर हो भी ना। अब शुगर होने के बाद आपको सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, तो कोशिश कीजिए कि शुगर ना होने के लिए मैं सारी चीज़ें कर लूँ मैं, तो आप शुगर से भी बचे रहेंगे। और दूसरा, हम इसको साइलेंट किलर मानते हैं। धीरे धीरे करके किडनी, अगर आप मेडिसिन भी खा रहे हैं तो एक टाइम में ऐसा आता है कि आपकी नस और आपकी किडनी पे कुछ ना कुछ असर डालती है। तो हम ये सारी चीज़ें पहले ही सोच लें। अगर किसी को 2 किलो वेट बढ़ता है, उसके कपड़े टाइट हो जाते हैं, उसको पता चल जाता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, आप 2 किलो भी वो सारी चीज़ें करने लग चाहिए। क्यों आप 10 किलो वेट बढ़ाने के बाद वो सारी चीज़ें आप ट्राई करते हैं। और वेट कम करना एक टफ काम है, और वेट कम करके उसको रोक के रखना होगा, उससे भी बड़ा टफ काम। तो दोनों चीज़ अगर इंसान सोच के देने तो वो अगर उससे 2 किलो वेट बढ़ता है तो वहीं से अपने आप को संभाल सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत